नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को जो पढ़ाएंगे राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि राष्ट्रपति मैंने लिख भी रखा है, तो एक एक पॉइंट हम लोग राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति क्या हैं, इनके राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, भारतीय संविधान में इनका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसको हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बेसिक की बात कर लेंगे, आफ्टर ऑल वहाँ पे चलेंगे। तो अगर बात करेंगे विधायिका की, तो विधायिका के संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाया भी था। विधायिका के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो विधायिका दैट मीन्स कानून, विधि। जो विधायिका कानून बनाने का अधिकार होता है यह दो लेवल पे होता है, एक संघ लेवल पर दैट मीन्स केंद्र लेवल पर, और एक होता है राज्य लेवल पर। तो जो केंद्र लेवल पे जो कानून बनता है केंद्र लेवल पर दैट मीन्स संघीय विधायिका, वो केंद्र लेवल पे जो कानून बनाता है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दैट मीन्स यू कैन से संसद, पार्लियामेंट। तो दैट मीन्स संसद, भारत का जो संसद है यह कानून बनाता है, यह तीनों मिलकर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो यही राष्ट्रपति के संदर्भ में आज हम लोग पढ़ेंगे। राज्यसभा, लोकसभा, इस राज्यसभा लोकसभा सीट भी मैं आपको याद करवा चुका हूँ। अब जो लोग नहीं देखे होंगे पिछले वीडियो में देख लेंगे, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इधर अगर बात करेंगे स्टेट लेवल पे राज्य विधायिका के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो राज्य विधायिका में भी जिस प्रकार केंद्र पर तीन सांसद कानून बनाता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और स्टेट लेवल पे बात करेंगे तो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल, ये तीन व्यक्ति मिलकर बिहार में दैट मीन्स स्टेट में, कोई भी स्टेट में ये कानून बनाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब है क्या कि किसी राज्य में क्या है कि विधान परिषद नहीं होता है, तो ये दोनों मिलकर ही कानून बनाएगा स्टेट लेवल पे अगर बात किया जाए तो आज जो हम लोग, तो आपने ये समझा कि विधायिका एक स्टेट लेवल पे कानून बना सकता है, एक केंद्र लेवल पे कानून बना सकता है। तो केंद्र लेवल पे जो कानून बनाएगा लोकसभा, राज्यसभा और फाइनली राष्ट्रपति उसको वेरीफाइड करेगा, तो वो आपका कानून लागू हो जाता है। तो इसी राष्ट्रपति का आज हम लोग जो टॉपिक उठाए हैं राष्ट्रपति का संदर्भ में। हालांकि मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा चुका हूं, आज पढ़ेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो चलिए इसको समझते हैं, राष्ट्रपति को समझेंगे। राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर बात किया जाए, जी हाँ, संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पोस्ट नहीं होता है, कोई बड़ा पद नहीं होता है। इनकी जो सैलरी मिलती है 5 लाख मिलते हैं, और 5 लाख के साथ में वो 5 लाख में इनका कोई इनकम टैक्स वगैरह भी नहीं करता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वो टैक्स फ्री होता है। और इन्हें भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का पद है ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, आप जानते होंगे। अब जो हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति का, कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल समझ लेते हैं, देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक टू द पॉइंट हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं। अगर आर्टिकल 52 की बात किया जाए, आर्टिकल 52 का, तो राष्ट्रपति का पद के बारे में जिक्र है। 52 में बात किया जाए तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। तो ये आपको याद रहेगा कि राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। अब 53 में बात करेंगे, आर्टिकल 53 में, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति महोदय का कार्य एवं शक्ति का वर्णन है, कार्य एवं शक्ति का। तो पद हो गया 52 में जी 52 में, और उसके बाद जब पद हो गया, एक पोस्ट मिल गया, तो उसका कुछ कार्य भी तो होगा, कुछ शक्ति भी तो होगा। तो इसी 53 में है कार्य एवं शक्ति। हालांकि आपको ये जानते होंगे आपकी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और प्रथम नागरिक होने के कारण क्या होता है कि इन्हें जो है बहुत सारे कार्य और बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है। तो इनका जो है इसके बारे में, कार्य एवं शक्ति के बारे में अगले वीडियो में जिक्र करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि 53 में राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति का वर्णन है। अब बात करेंगे 54 में, देखिए 54 में 4 आता है, तो निर्वाचन, जी हाँ, निर्वाचन मंडल। तो 54 में आता है निर्वाचन मंडल, दैट मीन्स जो निर्वाचन इनका होता है, तो इनमें कौन कौन भाग लेते हैं उनको आगे अभी हम जस्ट देखेंगे। अभी आपको यह याद रखना है कि 54 में क्या है, निर्वाचन मंडल। तो 54 में निर्वाचन मंडल और 55 में निर्वाचन रीति। 52 और 53 एक साथ। 52 में क्या है पद, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में क्या हो जाएगा निर्वाचन, यानी निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति का, 55 में निर्वाचन का रीति। ये किस प्रोसेस से होता है, किस विधि से होता है, तो निर्वाचन की रीति। अब बात करेंगे 56 में, भैया 56 में, तो 56 में पदावधि,
पदावधि कहने का मतलब होता है पीरियड, कि राष्ट्रपति का पीरियड कितने साल का होता है, तो वो पदावधि कितना हो जाएगा, पदावधि अनुच्छेद 56 में पदावधि याद रहेगा। अब बात करेंगे 57 में, तो 57 में है पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे आपको मिल गया 56, आपने देख लिया कि 56 में था पदावधि। 57 में बात करेगा तो आपको पता होगा, थोड़ा सा लॉजिक में आपको बता देता हूँ कि भारतीय कल्चर में क्या होता है, किसी बॉयज दैट मीन्स कपल्स के शादी हो जाता है, मैरिज हो जाने के बाद क्या होता है, कहते हैं कि 7 जन्मों तक वो एक दूसरे का हो गए। तो 57 मतलब क्या है, पुनः निर्वाचन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पुनः निर्वाचन उन्हें किया जा सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि भारत के राष्ट्रपति भारत में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो जब तक निर्वाचन होंगे तब तक वह पुनः निर्वाचन उनका हो सकता है। तो ये 57 में 57 से आ जाएगा पुनः बार बार 7 बार, दैट 57 में पुनः निर्वाचन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आप 58 में बात करेगा तो 58 में देखेंगे 8 वेट मतलब एलिजिबिलिटी योग्यता, तो 58 क्या हो जाएगा, योग्यता। 58 मतलब योग्यता एलिजिबिलिटी, तो ये समझ गया होगा 58 में क्या है, राष्ट्रपति का योग्यता। योग्यता किसका, राष्ट्रपति का। अब देखो 100 से 60, 100 से शपथ, तो अनुच्छेद 60 में हो जाएगा शपथ किसका जी, राष्ट्रपति का। तो ये समझ गए होंगे। अब देखेंगे अनुच्छेद 61 कहता है, अनुच्छेद 61 में कि भारत में प्रथम नागरिक सबसे पावरफुल प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है तो राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, किस प्रोसेस से, महाभियोग लगाकर। किस प्रोसेस से, महाभियोग लगाकर। तो याद रहेगा 61 एक मतलब क्या रहा, प्रथम जो नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति 61 अनुच्छेद 61 के तहत उसको भी हटा सकते हैं अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता है। तो ये समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे 72 में, आर्टिकल 72 कहता है क्षमादान। क्षमादान कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। क्षमादान क्या है कि भारत में कोई अपराधी दैट मीन्स कोई क्रिमिनल हत्या कर देता है तो अगर उन्हें फांसी की सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति के पास ऐसा शक्ति मिला हुआ रहता है कि जो है वो उसको कम कर सकता है, सजा का प्रावधान को कम कर सकता है या माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। तो आप एक नजर देखेंगे तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। 53 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति के बारे में उल्लेख है, 2 याद हो गया। 54 में निर्वाचन राष्ट्रपति का, 55 में निर्वाचन का रीति, 56 में पदावधि, 57 में बताइए 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, उसके बाद 60 शपथ, 61 महाभियोग, 72 क्षमादान। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब अगर आगे बात करेंगे, 1-2 बार अगर नहीं जिनको याद हुआ होगा याद कर लेंगे। कई बार ट्रेडिशन बना हुआ है आजकल के एग्जामिनेशन में कि अनुच्छेद के साथ में उसका जो है वर्क क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, वो मैच द फॉलोइंग आपको दे दिया जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। अब समझेंगे बारी बारी से। तो 52 में तो राष्ट्रपति का पद है, ये आप जानते हैं। 53 में मैंने बताया कि राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति के बारे में उल्लेख है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है तो उनमें बहुत सारी शक्तियां और कार्य है, इस वजह से काफी लंबा चला जाएगा। इस वजह से लंबी वीडियो पर हो जाने के कारण मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 54 से प्रारंभ करेंगे आज। तो 54 में जो मैंने बताया निर्वाचन का मंडल, तो उसको समझेंगे। तो अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन, कि इसका निर्वाचन मंडल कहने का मतलब जो निर्वाचन राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन व्यक्ति लेते हैं, कौन ले सकते हैं, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो समझेंगे क्या कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन 54 में निर्वाचन मंडल है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल की राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष माध्यम से इनडायरेक्ट मीडियम से। अब कहेंगे सर ये अप्रत्यक्ष माध्यम कैसे, क्योंकि आपको पता होगा अप्रत्यक्ष माध्यम इसीलिए क्योंकि आप जो है डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति दैट मीन्स एमएलए को आप चुनते हैं, आप डायरेक्ट जाकर के वोट देते हो। और एमएलए क्या करता है, राष्ट्रपति को चुनता है। तो जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को ना चुन करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और उनके जनता का प्रतिनिधि चुने हुए व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसीलिए कहा जाता है राष्ट्रपति को चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे ये गुप्त मतदान गुप्त होता है, दैट मीन्स
कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में हम किसको वोट देंगे ये पता नहीं होता है। हालांकि पॉलिटिशियन के तौर पे अगर बात किया जाए तो इंटरनली सब लोग फिक्स कर लिए होते हैं हमें किन्हें मत देना होता है, लेकिन ये गुप्त मतदान कहा जाता है, गुप्त विधि द्वारा ये होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, गुप्त प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को मत दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, ये आप समझ गए। आप बात करेंगे इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं राष्ट्रपति के वोट में, राष्ट्रपति को चुनने में। तो राष्ट्रपति को चुनने में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भाग लेता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। किसके? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब लोकसभा में आपको पता होगा कि वर्तमान में 545 मेंबर हैं, 545 मेंबर हैं लोकसभा में। और लोकसभा में आपको ये भी मैंने बताया था, लोकसभा जब मैंने पढ़ाया था कि दो व्यक्ति का मनोनयन करते हैं, ये करते हैं राष्ट्रपति। तो बच गया 543। तो 543 व्यक्ति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। और ये 543 व्यक्ति क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर ये दो व्यक्ति क्यों नहीं ले सकता है? ये इसलिए नहीं ले सकता है क्योंकि ये दो व्यक्ति को राष्ट्रपति, ये दो व्यक्ति एंग्लो इंडियन होते हैं, आपको पता होगा एंग्लो इंडियन होते हैं। तो ये एंग्लो इंडियन को नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। तो कहने का मतलब इसको इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर ये दो व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, इसको नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति के हित में मत दे देंगे, इस वजह से इनको अधिकार प्राप्त नहीं है। एक बात और यहाँ पे कंफ्यूजन आपको क्या होगा कि एंग्लो इंडिया, ध्यान रखना है क्या है कि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति ये दो करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन ये एंग्लो इंडियन की नियुक्ति तब की जाती है जब इस 543 में से कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं आ पाते हैं, तब राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। जब वो निर्वाचित होकर आएंगे तो वो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो आई होप आप क्लियर समझ में आपको आ गया होगा कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है 543, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। ये क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे राज्यसभा। तो राज्यसभा, इसमें भी मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। 245 में से 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है 233 जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जो है भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब आप ये भी पूछेंगे सर ये 12 सदस्यों क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो भाग इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये 12 सदस्यों का भी जो एक्सपर्ट होते हैं इसके भी मनोनयन करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करते हैं। अगर इन्हें मनोनयन किया जाएगा तो बात वही हो जाएगी, ये राष्ट्रपति के हित में ही मत देंगे। इस वजह से ये 12 सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये आपको मेनली ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग यही लेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसी प्रकार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे विधानसभा में क्या आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा कि जैसे लोकसभा में दो सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। तो एक सदस्य का जो एंग्लो इंडियन होते हैं विधानसभा में भी राज्यपाल को अधिकार है कि मनोनयन कर सकता है। तो विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन वो भी भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए भाग नहीं लेते हैं क्योंकि एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल स्टेट में, और राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फिर अगर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल को, राज्यपाल एंग्लो इंडियन को, तो क्या होगा, वहां पे भी हित राष्ट्रपति के हित में ही वोट दे देंगे। इस वजह से एंग्लो इंडियन जो स्टेट में भी होते हैं एक, वो भी नियुक्ति, दैट मीन्स वो भी राष्ट्रपति को मत नहीं दे सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वैसे भी मनोनयन वो होते हैं। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये तीन तो हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और ये विधानसभा, ये तीनों के निर्वाचित सदस्य। साथ में दिल्ली एवं पुदुचेरी, जी हाँ, दिल्ली एवं पुदुचेरी को 17वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में 1992 में ये दोनों स्टेट को भी राष्ट्रपति के चुनाव में
जो है भाग लेने के लिए दे दिया गया। कौन सा विधान संशोधन 7017 कब 1992 में। यही दो यूटी है, केंद्रशासित प्रदेश है, जहां पे विधानसभा भी है और विधानसभा होने के कारण ही ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चार जो है, चार जगह से राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकते हैं। अब आपसे प्रश्न आपको जो फंसाएगा, क्या विधान परिषद, आपको पता होगा ऐसे अभी जम्मू कश्मीर में मिलाकर अगर बात करेंगे तो 7 राज्यों में, जम्मू कश्मीर तो यूटी बन गया, तो अब 6 राज्यों में विधान परिषद है और विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। वही बीपी मैंने लिखा है, विधान परिषद ये चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति का आपने देखा 54 में निर्वाचक मंडल में कौन कौन से ये भाग लिए। और क्या ध्यान रखना है, क्या कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वह कभी भी खाली नहीं रह सकता, ये भी पता होगा। कभी भी खाली, दैट मीन्स कहने का मतलब अगर अधिकतम खाली रहेगा भी तो 6 महीना के, मतलब 6 महीना तक अंदर जो है पोस्ट भर देना चाहिए। दैट मीन्स उस पोस्ट पे कोई ना कोई आ जाएंगे। अगर खाली तो वो रहता ही नहीं है, अगर खाली वो रहेगा तो उपराष्ट्रपति महोदय वहां पे कार्य करेंगे राष्ट्रपति के जगह पे। तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है। अगर उपराष्ट्रपति महोदय कार्य करेंगे तो 6 महीना से ज्यादा कार्य नहीं कर सकेंगे। और क्या ध्यान रखना है आपको, आर्टिकल 71 कहता है, आर्टिकल 71 कहता है, समझेंगे आराम से। आर्टिकल 71 क्या कहता है, अगर राष्ट्रपति का चुनाव संबंधित कोई भी विवाद होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट में ही इसका फैसला सुनाया जाएगा। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति संबंधी चुनाव में अगर कोई विवाद होगा तो इसका जो निपटारा करेगा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, अगर ऐसा, और ये अपोज कौन कर सकता है, मान लेते हैं बार्गेनिंग कुछ हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव में, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो मतलब अपोज करेगा उसका ऑब्लिगेशन लगा सकता है जितना उसका चुनाव में भाग लिया है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या दिल्ली एवं पुदुचेरी। कहने का मतलब क्या है, जितने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए हैं या फिर उसके अगेंस्ट जो खड़े हुए थे वही इसका जो है कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं कि कुछ बार्गेनिंग हुआ है राष्ट्रपति का चुनाव में, और वो जो इशू लगाएंगे वो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट 5 न्यायाधीश, जी हाँ 5 न्यायाधीशों का एक ज्यूरी बनाएगा। ज्यूरी कहते हैं 5 न्यायाधीश को एक मिलकर जो उनका फैसला निकालते हैं उसको ज्यूरी कहते हैं। तो वो 30 दिन के अंदर में वो फैसला लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो अगर मान लेते हैं कि किसी राष्ट्रपति पर अपोज लग गया, ऑब्लिगेशन लग गया कि वो उनका जो है इलेक्शन, मतलब कुछ ऐसा बार्गेनिंग हुआ है, तो क्या होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में तो वो फैसला चला जाएगा। लेकिन उस दरमियान में जो वो कार्य करेंगे राष्ट्रपति, उस पीरियड में जो वर्क करेंगे उसे माना जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। तो आई होप आप 54 आप समझ गए होंगे। अब 54 के आगे में बात करेंगे अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में अगर बात करेंगे तो समझेंगे अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति कहने का तात्पर्य हमारा ये होता है कि निर्वाचन की रीति उसे कहते हैं कि उसका चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, किस विधि से होता है। जैसे यहाँ मैंने बताया था अनुच्छेद 51 में निर्वाचन मंडल कि कौन कौन से उसमें भाग लेते हैं, वो मैंने यहाँ बताया। यहाँ 55 में निर्वाचन की रीति, अब किस विधि द्वारा होता है उसको आप समझेंगे। अगर निर्वाचन की रीति के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इनका जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब ये क्या होता है भैया, समझेंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहने का तात्पर्य क्या होता है, जो संघ से जो भाग लेता है चुनाव में, संघ से लोकसभा में 533 सदस्य, राज्यसभा में 233 सदस्य, अगर इन दोनों को लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्यों निर्वाचन सदस्य को अगर ऐड आप करोगे तो आ जाएगा 776 आ जाएगा। और 776 आ जाएगा तो ये हमारा हो गया MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर बात करेंगे विधानसभा का तो विधानसभा में है 4100 टोटल विधानसभा, दैट मीन्स टोटल MLA भाग में बात करेंगे तो 4120 आते हैं। तो अब देखोगे क्या कि MP का तो संख्या कम हो गया और MLA का हो गया ज्यादा। तो इसको न्यूट्रल बनाने के लिए कि दोनों का मत बराबर आ जाए, दैट मीन्स जो हमारा MP और ये विधायक का मत बराबर आ जाए,
इसलिए बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्योंकि आप देखो कि एमपी मात्र 776 है और जो आपका विधानसभा से एमएलए हैं 4120 है, तो दोनों में देख लो कितना डिफरेंट आ जा रहा है। तो इस वजह से इसका मत को कम करने के लिए, विधानसभा का एमएलए का मत कम करने के लिए एक फॉर्मूला क्या है समझेंगे। जैसे ये टोटल विधायक हो गया भारत में, एमएलए हो गया। अब एक विधायक का मत हमको निकालना है तो क्या होता है, राज्यों की जनसंख्या, मान लेते हैं बिहार की जो जनसंख्या है तो बिहार का जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कि जितने निर्वाचित से विधानसभा का बिहार में जो 243 है टोटल, तो 243, तो राज्यों की जनसंख्या बटे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुने एक बटे 1/1000। तो ये 1000 इसीलिए किया गया है ताकि वैल्यूएशन थोड़ा कम हो काउंटिंग के पर्पज से, कि कोई भी स्टेट का मान लेते हैं अगर डायरेक्टली करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, इस वजह से यहाँ पे 1/1000 कर दिया जाता है सुविधा अकॉर्डिंग। वहीं अगर एक संसद की बात करेंगे तो संसद में क्या होता है, कुल एमएलए का मतमूल, कि भारत में जितने भी एमएलए हैं दैट मीन्स कह सकते हैं 4120 जो एमएलए हैं तो उनका कुल मतमूल बटे निर्वाचित संख्या, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निर्वाचित सदस्यों की संख्या मतलब 543 प्लस 233। तो आप समझेंगे क्या कि इस फॉर्मूला से जब आप देखेंगे तो एक विधायक का मतमूल जो होता है, एक विधायक का मतमूल एक संसद के मतमूल का जो है क्या होता है, लगभग इक्विवेलेंट आ जाता है। इस वजह से जो कहा गया है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसीलिए कहा गया है क्योंकि एक बात और यहाँ पे समझेंगे कि राज्य की यहाँ पे जो जनसंख्या की मैंने बात करा है कि ये राज्य की जनसंख्या आखिर किस जनसंख्या की बात करता है, अभी की जनसंख्या या 2011 की जनसंख्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक विधायक का मत जो है राज्यों की जनसंख्या, मतलब वो राज्य है वो राज्य की जनसंख्या बट विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। तो कहने का मतलब क्या है, 1971 के, जी हाँ 1971 के जनसंख्या अकॉर्डिंग जो है यह फैसला लिया गया। आप बोलेंगे सर ये 1971 ही क्यों, 2011 क्यों नहीं, 2010 क्यों नहीं, या फिर और कुछ क्यों नहीं। तो क्या हुआ था आपको याद होगा 1971 के आसपास में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। तो क्या हुआ, हमारा भारत एक है उत्तरी भारत और एक है दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत जो हम लोग एरियाज पड़ता है, हम लोग के आसपास का जो एरिया पड़ता है उत्तरी भारत में, यहाँ की जनसंख्या काफी बढ़ गई और दक्षिण भारत का जो दक्षिण भारत का अंग है, एरियाज है, वहां पे क्या हुआ कि वहां के लोगों ने जनसंख्या को काफी कंट्रोल किया। तो जब कंट्रोल किया तो क्या हुआ कि उत्तर भारत की जनसंख्या काफी बढ़ गई और दक्षिणी भारत की जनसंख्या काफी कम हो गई। उन्होंने 1971 में जो हम दो हमारे दो का जो नारा दिया था उसको फॉलो किया, उत्तर भारत के लोग नहीं किए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उत्तर भारत की जनसंख्या काफी बढ़ गई, वहां का कमी आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब एक विधायक का मत का जब वैल्यूएशन निकालते हैं तो होता है राज्यों की कुल जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1/1000। तो जब ये बात आई तो दक्षिण भारत के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि हमारा तो राष्ट्रपति का मत देने में, वोट देने में यहाँ तो हमें कमी पड़ जाएगा, हम जो है कम हो जाएंगे। एक तो हमने अच्छा कार्य किया कि देश के हित में जनसंख्या भी कम किया, पार्टी से हमारा जो है मत भी कम हो जा रहा है। राष्ट्रपति के संदर्भ में हम राष्ट्रपति को अच्छे से नहीं चूज कर पाएंगे, अच्छे से वोट नहीं दे पाएंगे। इस कारण जो है 1971 के अकॉर्डिंग जो है राज्यों की जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीट की बंटवारा की गई। तो कब का, 1971 के अकॉर्डिंग, और ये 2026 तक कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो मैं बात कर रहा था, आप आई होप आप ये समझ गए होंगे कि एक विधायक का मत जो होता है एक संसद के मत का लगभग बराबर होता है और ये बराबर निकालने का जो है बराबर होता है तो अपना अलग अलग लोग चुन लेते हैं। तो हमारा कहने का मतलब क्या था कि आपने यहाँ पे
देखा कि एक संसद का और एक विधायक का, तो विधायक का एक मत राज्यों की कुल जनसंख्या, एक राज्यों का कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुना 1/1000, जबकि सांसद में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बस कुल एमएलए का मतमूल बटा कुल एमपी निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो ये आप समझ गए होंगे। कई बच्चे भी ये बोलते हैं कि सर जो है आप थोड़ा छोटा लिखते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। तो बाबू ध्यान क्या रखना कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही मैं बोलकर जो है आपको कन्विंस करता हूँ, समझाता हूँ। तो आई होप आप समझ जाएंगे इतना। आगे बात करेंगे जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, चुनाव तो हो गया, अब जो मतलब जो काउंटिंग होता है, और जो किस तरह का वो वोट लाएंगे तो वो जीत जाएंगे, उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो वहाँ पे राष्ट्रपति का जैसे कि आप क्या होता है कि नॉर्मल एमएलए वगैरह में चुनाव में क्या होता है कि मान लेते हैं एबीसी कोई खड़ा होता है इलेक्शन में, एबीसी खड़ा होता है, और ये तीनों में से, सॉरी नहीं दिख रहा है, इधर देख लीजिए, एबीसी कोई खड़ा होता है चुनाव में, और कोई एबीसी, ये तीनों खड़ा हो गया। अगर इस तीनों में से सबसे ज्यादा अगर सी 100 वोट ले आया, ये 80 लाया, ये 70 लाया, तो जो सबसे ज्यादा मत लाया वो तो जीत गया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुल वैध मत +1, कुल वैध मत +2, मतलब आप समझ सकते हैं कि 50% +1 एक ज्यादा मत चलाएगा तो वो जीत जाएगा। तभी भी आप नहीं समझे होंगे तो समझिएगा थोड़ा क्या गड़बड़ यहाँ पे है, समझते हैं बाबू। यहाँ पे जैसे क्या होता है बाबू कि यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, रीति हमारा जो हमारा 54 में है निर्वाचन की रीति, इसमें वरीयता क्रम होता है। वरीयता क्रम कहने का मतलब क्या है समझिएगा, ABCD। जैसे आप एग्जामिनेशन कोई भी आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरने में क्या होता है, आपको प्रेफरेंस मांगा जाता है। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव में क्या होता है कि प्रेफरेंस मांगा जाता है, कि मत के साथ में प्रेफरेंस भी माना जाता है। मान लेते हैं कि आप जो है 1 नंबर पे आप इसको देखना चाहते हैं कि ये बने, अगर ए नहीं बन पाया तो आप किसे देखना चाहते हैं, ये मान लेते हैं आपने चूज किया बी को, फिर आप मान लेते हैं उसके बाद चूज किया 3 को, उसके बाद चूज किया 4 को। इस प्रोसेस से एक प्रेफरेंस आपको दिया जाता है, ताकि क्या किसे आप जो है पसंद करना चाहते हैं, राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। मान ले जाए आप एक को देखना चाहते हैं, उसके बाद किसको, उसके बाद किसको, तो ये आप कर लिया। तो यही कहलाता है वरीयता क्रम। और उसके बाद जो है जिसका ज्यादा प्रेफरेंस आता है उसको निकाला कर काउंटिंग किया जाता है, और उसका मत 50% +1 चला आया, 50% +1 चला आया तो वही राष्ट्रपति बन जाता है। और यही क्या होता है, मान लेते हैं कि पहला प्रेफरेंस को निकाला और 50% +1 मत नहीं आ पाया, तब क्या होगा कि फिर दूसरे प्रेफरेंस को सबको निकाला जाएगा और उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो यही आप पढ़ते हैं कि बीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो दूसरे चरण में जब मतगणना हुई थी तब जाकर के वो राष्ट्रपति बने थे। तो यही बीवी गिरी जो बने थे, 1 लाइनर में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आप समझ गए होंगे। एक और यहाँ पे देखिए छूट गया था कि समानुपातिक पद्धति प्रणाली, तो मैंने आपको बताया था कि लगभग एमएलए और संसद जो होते हैं उनका जो है मत बराबर होता है। एक ये छूटा था कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति, या फिर आपको मिलेगा एकल हस्तांतरित संक्रमणीय पद्धति। ये क्या होता है, कहने का मतलब क्या होता है आप समझेंगे। मैंने शुरू में ही बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या था कि राष्ट्रपति को डायरेक्ट जनता नहीं चूज करती है, उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो वही एकल हस्तांतरित मत पद्धति कहने का मतलब क्या होता है कि एक विधानसभा का क्षेत्र से जो व्यक्ति चुने जाते हैं, विधानसभा के एमएलए जो चुने जाते हैं, वो सारे जनता के बदले में वो खुद राष्ट्रपति को मत देते हैं। यही कहलाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति या फिर संक्रमणीय हस्तांतरित मत पद्धति। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे अगर बात करेंगे तो ये आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किन किन विधियों से होता है। अब 55 ओवर हो गया। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 56 में। 56 में क्या है, पदावधि था।
56 में पदावधि था और ये 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति जो बनते हैं वो 5 वर्षों के लिए उनका जो पीरियड होता है नॉर्मल वह 5 वर्षों का होता है। लेकिन ये 5 कई बार होता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है, तो वह कब से 5 वर्ष होता है, तो वह होता है शपथ के बाद। जी हाँ, शपथ के बाद उनका पीरियड 5 वर्षों का होता है राष्ट्रपति का। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनः निर्वाचन मैंने आपको बताया था 57 से पुनः निर्वाचन। ये क्या होता है कि एक व्यक्ति दैट मीन्स भारत में जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बनने के लिए उतनी बार बन सकता है, लेकिन अभी तक एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 कार्यकाल दैट मीन्स 2 बार वो राष्ट्रपति बने। तो ये ध्यान रखेंगे कि एक व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। तो ये 57 कह रहा था। अब बात करेंगे अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 मतलब शपथ। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ, जब वो राष्ट्रपति बन गए उनको शपथ दिलवाया जाता है। अनुच्छेद 60 में ये चीज वर्णित है। तो शपथ, राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? 60 में है। तो आपको याद हो गया होगा। तो ये 5 वर्षों के लिए शपथ दिलवाया जाता है। ध्यान रखेंगे कि शपथ और दिलवाएगा कौन? तो दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाएगा शपथ? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दैट मीन्स यू कैन से दैट चीफ जस्टिस। जैसे अभी S.A. बोबड़े भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो अभी अगर कोई राष्ट्रपति अगर बनते तो वो S.A. बोबड़े सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो शपथ दिलाते। अनुच्छेद 60 में ये चीज वर्णित है। अगर मान लिया जाए जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो अब्सेंट रहते तब कौन देता? तब देता वरिष्ठ न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता वो देता। वरिष्ठ मतलब जो एक्सपीरियंस हो, जिनके ज्यादा सबसे उम्र ज्यादा हो और एक्सपीरियंस हो। जब उम्र ज्यादा होगा तो एक्सपीरियंस होंगे ही। तो ये ध्यान रखेंगे कि शपथ दिलाएंगे कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर वो अब्सेंट रहेंगे तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। ये आप समझ गए होंगे। तो शपथ तो दिलवाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब उनको वो अगर वो हटना चाहे राष्ट्रपति तो वो त्याग पत्र किसे देंगे? तो वो त्याग पत्र देंगे उपराष्ट्रपति को। जी हाँ, उपराष्ट्रपति को वो त्याग पत्र देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 में है और शपथ दिलाएगा कौन? शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठ सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आगे बात करेंगे, 60 हो गया। अब 58 में, जी हाँ 58 इंपॉर्टेंट था तो इसको मैं आपको बता ही दूंगा, समझ जाएंगे आप। अगर 58 में बात करता है, 58 मतलब योग्यता। तो राष्ट्रपति का योग्यता मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसको समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारत का नागरिक होना चाहिए। कई सेट में आपको मिल जाएगा कि भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। ऐसा हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। हमारे संविधान में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भारत का सिर्फ वो नागरिक हो। तो ये आप समझ गए होंगे कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए। और एक बात और यहाँ पे जो है मतलब एक कहते हैं कि पागलपन या दिवालियावस्था मतलब उनका मानसिक स्वास्थ्य हालत ठीक होना चाहिए। क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और सबसे बड़ा पोस्ट होता है, इसीलिए राष्ट्रपति के संदर्भ में वैसा वर्ड यूज नहीं किया गया हमारे संविधान में। ये बात को ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति का योग्यता के लिए क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा में अगर बात करेंगे, उनका न्यूनतम एज 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम एज कितना? 35 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, न्यूनतम वर्ष 35 साल। अधिकतम का कोई लिमिटेशन नहीं, अधिकतम का कोई लिमिटेशन नहीं। कई बार ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितना चाहिए? 35 साल, 40 साल। तो आप क्या करते हैं? 35 साल में टिक कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यूनतम 35 है। अधिकतम का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप 105 साल के हैं या 150 साल के हैं फिर भी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, आप लड़ सकते हैं। तो न्यूनतम 35 वर्ष है, अधिकतम का कोई लिमिटेशन नहीं किया गया थी। आप समझ जाएंगे। आगे बात करेंगे, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। जी हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बारीकी समझ लेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल, अधिकतम तो आप समझ गए कोई लिमिटेशन नहीं है। और थर्ड पॉइंट में मैंने बताया कि लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य हो, लेकिन लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, तब जाकर के वो राष्ट्रपति को उनमें योग्यता होगा। तो राष्ट्रपति
लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ना कि वो लोकसभा का मेंबर हो, बनने योग्य होना चाहिए। जैसे कि उनमें 25 साल होना पूरा होना चाहिए, जो लोकसभा का एलिजिबिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंग इनमें योग्यता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। आगे बात करेंगे, किसी लाभ पद पर नहीं हो। कहीं बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि किसी लाभ पद पर नहीं हो, तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे संविधान में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि कौन सा पद लाभ के पद पर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मात्र ये चीज जरूर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर हमारे संसद के कोई भी मंत्री, जब कोई मंत्री का वर्ड आ जाए तो समझ जाएंगे कि वो जो है लाभ के पद नहीं है। तो ये आप समझ गए कि किसी लाभ पद पर नहीं हो। तो कोई भी मंत्री, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, कई बार कि आप हाल ही में देखे होंगे, जो रामनाथ कोविंद जो पहले बिहार के राज्यपाल थे, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। उन्हें त्यागपत्र देने का जरूरत भी नहीं था, लेकिन उन्हें फॉर्मेलिटी दिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो नहीं भी देते त्यागपत्र, फिर भी वो चुनाव लड़ सकते थे। तो ये ध्यान रखेंगे कि वो किसी के लाभ पद पर नहीं हो। ये आप समझ गए। आगे बात करेंगे, ये लगभग तो आपको ये मिल जाएंगे सारे एलिजिबिलिटी योग्यता। सबसे बड़ा चीज ये होता है 50 प्रस्तावक। 50 प्रस्तावक कहने का तात्पर्य है, अगर 50 प्रस्तावक कहने का तात्पर्य हमारा है कि कोई राष्ट्रपति के पद पर, अगर राष्ट्रपति के पद का योग्यता हमारा 50 प्रस्तावक, दैट मीन्स 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। और 50 प्रस्तावक कहने का तात्पर्य क्या है कि 50 एमएलए या एमपी, 50 एमएलए या एमपी उनके नाम का प्रस्ताव कर सके कि वो राष्ट्रपति बनने योग्य हैं वो, या 50 अनुमोदक कि उसके साथ हमारा जो है 50 अनुमोदक, 50 एमपी या एमएलए उनके नाम का हाँ भर सके, उनका सपोर्ट कर सके। तो यही 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होता है राष्ट्रपति के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति, कोई एमपी या एमएलए, व्यक्ति नहीं एमपी या एमएलए, किसी व्यक्ति का प्रस्तावक या अनुमोदक बन गया, तो दूसरा व्यक्ति का प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे, राष्ट्रपति का अगर चुनाव आपको लड़ना है तो 15,000 रुपया, दैट मीन्स 15,000 रुपीज जो है आपको आरबीआई में या सरकारी खजाने में आपको जमा करना होगा। जमानत राशि, इसी को बोलते हैं जमानत राशि। कई बच्चे नहीं समझते होंगे, समझ लीजिए, ये जमानत राशि राष्ट्रपति के लिए 15,000 या 15,000 या आरबीआई या सरकारी खजाने में जमा करवाना होता है। और ये अगर आप कुल वैध मतों का 1/6 मत, कुल वैध मतों का 1/6 मत अगर आप नहीं लाते हैं तो क्या होगा कि आपकी जो ये 15,000 जमानत राशि है यह जब्त हो जाएगा, अर्थात आपको नहीं मिलेगा। 1/6 कुल वैध मतों का आप नहीं लाएंगे तो। और ये 1/6 वैध मत जो है लगभग भारत के सभी इलेक्शन में ये मतलब ये रूल्स है कि कुल वैध मतों का, और 1/6 सिर्फ राष्ट्रपति में ही नहीं, भारत के जितना भी एग्जामिनेशन होता है सारे एग्जामिनेशन की ये बात है कि कुल वैध मतों का अगर 1/6 वैध मत आप नहीं लाते हैं तो जो भी जमानत राशि होगी तो वो आपको नहीं मिलेगा, जब्त हो जाएगा। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। तो एक बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया आपको राष्ट्रपति के बारे में। एक लास्ट में और समझ लेंगे कि हमारा भारत का जो संविधान है यह हमारा संघात्मक है। संघात्मक कहने का तात्पर्य हमारा है कि संसदीय व्यवस्था है, यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, तब राष्ट्रपति हैं। तो अगर ऐसे बात किया जाए कि संघ का प्रधान तो हमारे राष्ट्रपति हैं। जल, स्थल, वायु तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, जिनकी सैलरी अभी प्रेजेंट में 5 लाख है। जिनकी सैलरी कितना है? 5 लाख है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो संघ का अगर बात करेंगे यहाँ पे कि संघ का प्रधान तो है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति सारे कार्यों को नहीं करते हैं। वह जो है प्रधानमंत्री महोदय, जो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उनके माध्यम से कराते हैं। तो संघ का सारी शक्तियां होता है राष्ट्रपति के पास में, लेकिन ये शक्तियों का प्रयोग जो करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए कहा जाता है संघ का वास्तविक प्रधान, यहाँ पे क्वेश्चन बदल जाएगा, संघ का प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन संघ का वास्तविक प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन कि संघ का सारी शक्तियां जो है
राष्ट्रपति में है, लेकिन राष्ट्रपति सारे शक्तियों का यूज नहीं करते हैं, वो सारी शक्तियों का यूज जो है करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संघ का वास्तविक प्रधान होते हैं, संघ का वास्तविक प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री और संघ का प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। ये आप समझ गए होंगे। और एक दो पॉइंट है देख लीजिए। 60 आपने समझ ही गया शपथ के संदर्भ में। अगर बात करेंगे अनुच्छेद 61 में, तो अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति कोई हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा होता है तो क्या होता है कि राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं महाभियोग लगाकर। और महाभियोग जैसे कि आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को जब हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो ये पहले राज्यसभा में किया जाता है, उपराष्ट्रपति में राज्यसभा में। लेकिन राष्ट्रपति को जब हटाने की बात आए अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग हटाया जा सकता है। और ये जो है लोकसभा राज्यसभा में कहीं पे भी पारित किया जा सकता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति पर हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा में कहीं पे भी पारित किया जा सकता है बिल। तो ये आप समझ गए। अब बात करेंगे। और हाँ, राष्ट्रपति को जब हटाना महाभियोग लगाने से पहले क्या होगा कि 14 दिन पहले हमें राष्ट्रपति महोदय को सूचना देना होता है कि आप पर जो है महाभियोग लगाने की बात की जा रही है। उनको लेटर कितना दिन पहले, महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लेटर भेजना होगा कि आप पर महाभियोग लगाने की बात की जा रही है। अगर वो स्वयं रिजाइन दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर लोकसभा राज्यसभा में जाएगा और फाइनली वो हट जाएंगे। तो समझ गए ये आप। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 72। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्षमादान है, राष्ट्रपति का संदर्भ में क्षमादान है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। अगर किसी को उम्र कैद मिला हुआ तो उनको कम किया जा सकता है। अगर मृत्युदंड मिला हुआ है तो उनको उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है राष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में ऊपर। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू। और हाँ, अगले बार मतलब जो आपका बचा हुआ है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।